हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। गवर्नमेंट बजट की जो सीरीज़ लेकर आए हैं उसमें हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बजट पर डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बजट प्राइस, कीमत के आधार पर बजट कितने तरह का होता है। तो कीमत के आधार पर बजट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट वो होता है जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर करते हैं। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट वो होता है जिसमें हम सिर्फ कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से प्राइस के बेसिस पर बजट को दो हिस्सों में बांटा है, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस के बेसिस पर बजट को कितने हिस्से में बांटा गया है। बजट को बैलेंस के बेसिस पर दो हिस्सों में बांटा गया है, जो कि पहला है बैलेंस्ड बजट और दूसरा है अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट दो हिस्सों में है। एक तो है सरप्लस बजट और दूसरा है डेफिशिएंट बजट। अब बैलेंस बजट के बारे में बात करते हैं। इसमें एस्टीमेटेड रिसीप्ट बराबर है एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर के। याद रखिएगा, एस्टीमेटेड रिसीप्ट यानी आने वाले फिजिकल ईयर में हमारी जितनी रिसीप्ट होंगी हम उतना ही खर्च करने वाले हैं। यानी हम इनकम के बराबर खर्च करेंगे, तो हमारा जो बजट कहलाएगा बैलेंस बजट कहलाएगा। क्यों? इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल डिसिप्लिन। हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और फिजिकल डिसिप्लिन बना रहे, यानी खर्चों में और इनकम का एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अवॉइड वेस्टफुल और अननेसेसरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी अननेसेसरी खर्चों को हमें नहीं करना है, सिर्फ उतना ही खर्चा करना है जितनी हमारी रेवेन्यू है। आपने सुना होगा, उतने पैर पसारी जितनी चादर होवे। ठीक है ना। इस कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश की है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है। क्या है? नॉट आइडियल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स और ड्यूरिंग रिसेशन एज इट मे रिस्ट्रिक्ट पब्लिक वेलफेयर स्पेंडिंग। ये जो बजट है बैलेंस बजट, ये रोकता है, खर्च करने से रोकता है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री, आप जैसा आप जानते हैं डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो अगर हम बैलेंस बजट लेकर चलेंगे, जितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है उतना ही हम खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें खर्च करने से रोकता है, जो कि डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट से अच्छा नहीं है। और दूसरा, जब मंदी का दौर आता है तो उस कंडीशन में भी ये बजट अच्छा नहीं माना जाता है। अब आते हैं सरप्लस बजट पर। सरप्लस बजट क्या होता है? जिसमें हमारी जो रिसीप्ट है वो हमारे खर्चों से ज़्यादा है, यानी हम जितना अर्न कर रहे हैं उससे कम खर्च कर रहे हैं, यानी हम यहाँ सेविंग पर कंसिडर कर रहे हैं। अब क्यों बनाते हैं? टिपिकली यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर देश में बहुत महंगाई बढ़ गई है, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार सरप्लस बजट लेकर आती है महंगाई से फाइट करने के लिए। बेनिफिट क्या है? इंडिकेट फाइनेंशियल हेल्थ। सरप्लस कैन बी यूज टू रीपे नेशनल डेप्ट और इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सरकार के पास पैसा बचता है तो सरकार अपना जो पुराना लोन है उसको, डेप्ट को चुकाने में उस पैसे की मदद ले सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर सकती है। कुल मिलाकर महंगाई से फाइट करने के लिए इस तरह का बजट बनाया जाता है। उसके पीछे यह एक मकसद है कि पब्लिक ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, यानी सरकार भी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, तो सरकार खर्चों में कटौती करेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, और पैसा कम जाएगा तो लोग पैसा कम खर्च करेंगे। तो सरकार इस तरीके से सरप्लस बजट बनाती है। अब डेफिशिएंट बजट क्या होता है? यानी घाटे का बजट। इसमें जो हमारी रिसिप्ट है वो हमारे एक्सपेंडिचर से कम है, यानी खर्चा ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है, यानी हम इनकम से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे देश की ग्रोथ बढ़ानी है तो हमें खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च करेंगे। और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए इस तरह का बजट बनाया जाता है। यूज्ड एज ए टूल ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन टू बूस्ट डिमांड थ्रू इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। जब मंदी आती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, लोग पैसा खर्च कम कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, जिससे पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा पहुंच जाता है और वो ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ाने के लिए भी सरकार डेफिसिट बजट लेकर आती है। इसमें रिस्क क्या है? लीड टू इंक्रीज
नेशनल डेप्ट ड्यू टू द नीड फॉर बोरिंग। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, सरकार को कर्जा लेना पड़ता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें बहुत सारा ब्याज भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने तीनों बजट को डिस्कस किया, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट में जितनी रिसीप्ट उतना ही खर्चा, और अनबैलेंस में सरप्लस बजट और डेफिशिएंट बजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरप्लस बजट बनाने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, महंगाई पर रोक। जब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा होता है और कीमतें बढ़ रही होती हैं, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं, तो सरकार क्या करती है, बचत का बजट बना के एक्स्ट्रा जो पैसा है वो मार्केट से खींच लेती है, जिससे क्या होता है, महंगाई कम होने लगती है। यानी सरकार पब्लिक स्पेंडिंग कम करती है, लोगों के पास पैसा कम पहुंचता है और सरकार ऐसी कंडीशन में महंगाई पर नियंत्रण करती है, टैक्स भी बढ़ा देती है सरकार। दूसरा फ़ायदा ये है, जो हमने डेप्ट लेकर रखा है उस डेप्ट को हम हमारी बचत यानी जो सेविंग है उस सेविंग से हम नेशनल डेप्ट को चुका सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर सरप्लस का बजट बनाते हैं तो ये देश की एक मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, यानी देश के पास पैसा है बैकअप में। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है और फ्यूचर के लिए हमारे पास फंड्स हो जाते हैं। जैसे कोई नेचुरल क्लाइमेट या कोई आपातकाल आ जाता है तो सरकार के पास इन घटनाओं से निपटने के लिए एक्स्ट्रा फंड पहले से ही अवेलेबल होता है। तो सरप्लस बजट के ये कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन यहीं उसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, निम्न आर्थिक वृद्धि। अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लेती है और खर्च कम करती है तो क्या होता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जिससे ग्रोथ कम हो जाती है। आप समझिए, टैक्स भी ज़्यादा ले रही है सरकार, दूसरा सरकार खर्च भी कम कर रही है, यानी सरकार पैसा बचा रही है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है और ग्रोथ धीमी हो जाती है। फिर यहाँ पर मंदी का दबाव बढ़ने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सरप्लस का बजट बनाते हैं तो वो डिमांड इतनी कम कर देता है कि देश में कीमतें गिरने लगती हैं और मंदी का दौर चालू हो जाता है। इसके अलावा कल्याणकारी परियोजनाओं में कमी। सरकार पैसा बचाती है तो पैसा बचाने के चक्कर में सरकार शिक्षा, हेल्थ और जो ज़रूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर पैसा कम खर्च करती है। इनिशियल स्टेज तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस पर ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। फिर बेरोजगारी, अगर सरकार कम खर्च करती है तो इसका मतलब सरकार की जो नए प्रोजेक्ट हैं वो नहीं आएंगे। दूसरा, मंदी आएगी तो इसमें क्या होगा, बेरोजगारी के हालात बढ़ेंगे। तो सरप्लस के बजट बनाने के कुछ अपने फ़ायदे भी हैं और कुछ अपने नुकसान भी हैं। आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट बजट, घाटे के बजट के फ़ायदे और नुकसान। तो पहले फ़ायदे पे बात करते हैं। आर्थिक विकास, सरकार ज़्यादा खर्च करके नया स्ट्रक्चर खड़ा करती है, जैसे सड़क, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन। इससे क्या होता है, देश की ग्रोथ बढ़ती है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, जब सरकार नए प्रोजेक्ट लेकर आती है तो पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट कम होने लगता है। फिर मंदी से बाहर निकलने में मदद करता है। मंदी के टाइम पर सरकार घाटे का बजट लेकर आती है और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उन पर सरकार पैसा खर्च करती है, जिससे पब्लिक के पास पैसा पहुंचता है और उनकी इनकम बढ़ती है। उनकी इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी में तेज़ी आने लगती है। फिर पब्लिक वेलफेयर, सरकार गरीब लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और सस्ता राशन जैसी योजनाओं पर ज़्यादा पैसे खर्च करती है, भले ही सरकार की कमाई कम हो। यानी सरकार देश के कल्याण के लिए काम ज़्यादा करती है। अब यहीं पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, महंगाई। घाटे के बजट बनने से क्या होता है, देश के पास पैसा पहुंचता है, जनता के पास ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, डिमांड बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ने लगता है। दूसरा, जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो जब ऑब्वियस सी बात है, आ कम रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है और उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। भविष्य का बोझ, आज का जो लिया गया लोन है वो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है उसे चुकाना पड़ता है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी का सबब हो जाता है और व्यापार के लिए मुश्किल। अगर सारा सरकार पैसा बैंकों से उधार ले लेगी तो जो प्राइवेट कंपनी हैं उन्हें लोन लेना महंगा हो जाएगा, यानी बिजनेस की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी धीमी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उनकी कुछ डिटेल्स हैं डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेफिसिट बजट घाटे का बजट कहलाता है और सरकार क्या करती है, इस टाइम पर इकोनॉमी में
परचेज रेट यानी लोगों की खरीदने की जो पावर है, परचेसिंग पावर है, उसको बढ़ाने की कोशिश करती है सरकार। पब्लिक वेलफेयर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे खर्च करती है, लोगों के पास पैसा पहुंचता है और लोग अपनी इनकम बढ़ती है उस पर पैसा खर्च करते हैं, इससे डिमांड बढ़ती है और मंदी से बाहर निकलने में मदद होती है। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लायर, तो जब सरकार पैसा खर्च करती है तो वो पैसा कई गुना होकर कई टाइम मल्टीप्लाइज होकर नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट देश को मंदी से बाहर निकलने में मदद करता है। तो सरकार क्या करती है, मंदी के टाइम पर टैक्स रेट कम करने की बजाय घाटे का बजट बनाना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और मंदी से बाहर निकलने में मदद होती है। मंदी एक बहुत खतरनाक समय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट ऑफ बजट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बजट के दो कंपोनेंट हैं। पहला है बजटरी रिसीप्ट, जिसे हम टोटल रिसीप्ट कहते हैं, और दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजटरी रिसीप्ट मतलब यहाँ पर हम रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट की बात कर रहे हैं। यानी दो हिस्से में हमारे पास पैसा आ रहा है, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट है और एक कैपिटल रिसीप्ट है। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, ऐसा रिसिप्ट जिससे ना तो हमारी कोई असेट्स कम हुई है और ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी है। ना तो कोई असेट्स कम हो रही है रिसिप्ट होने से और ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह के रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ना तो कोई असेट्स बढ़ रहा है और ना कोई फिक्स लाइबिलिटी, असेट्स कम हो रहा है और ना कोई लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स रिसीप्ट, सरकार को टैक्स का पैसा मिला तो टैक्स के पैसे मिलने से सरकार को प्रॉपर्टी तो बेचनी नहीं पड़ी और टैक्स का पैसा कलेक्ट करने के लिए सरकार ने कोई लोन तो लिया नहीं है। ठीक है, टैक्स दो हिस्सों में होता है और इस रेवेन्यू रिसीप्ट को दो हिस्सों में बांटा गया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट वो होती है जो सरकार को पैसा मिल रहा है जिससे या तो कोई असेट रिड्यूस हुई है, फिक्स असेट सरकार की कोई कम हुई है, या फिर सरकार की कोई फिक्स लाइबिलिटी बढ़ी है। जैसे सरकार ने लोन ले लिया तो लोन लेने से क्या होता है, सरकार के जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं, उनमें इंक्रीमेंट होता है। सरकार ने अपने कोई फिक्स असेट्स बेच दिए तो फिक्स असेट्स बेचने से सरकार का असेट्स कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने लोन की रिकवरी कर ली तो लोन की रिकवरी करने से सरकार ने जो लोन दिया था वो सरकार की इन्वेस्टमेंट है और वो पैसा सरकार के पास वापस आ गया तो सरकार की एसेट्स रिड्यूस हुई। सरकार ने पैसा उधार ले लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो सरकार की लाइबिलिटी बढ़ी। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी या पब्लिक एंटरप्राइज बेच दिए जिससे सरकार की एसेट्स कम हो गई हैं। तो ये वो रिसिप्ट हैं जिनसे या तो सरकार की एसेट्स कम होती है या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ती है। अब आते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर पर। ये भी दो हिस्से में होता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिसको करने से सरकार की कोई असेट्स बढ़ी नहीं, ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ी कम हुई। याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से सरकार के असेट्स नहीं बढ़ते हैं और ना लाइबिलिटी कम होती है। जैसे सरकार ने पब्लिक वेलफेयर पर पैसा खर्च किया, सब्सिडी दी। अब सब्सिडी दी सरकार ने, जैसे आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, लाइट के बिल में सब्सिडी मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है। तो इन सब पैसा खर्च करने से कोई सरकार की फिक्स एसेट्स तो बढ़ नहीं रही, बिल्डिंग तो खड़ी नहीं हो रही, इससे ना कोई मशीन बन रही है और ना ही इससे कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, ना सरकार के लोन कम हो रहे हैं, ना सरकार की फिक्स लाइबिलिटीज़ कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो असेट्स बढ़ती है या फिर लाइबिलिटी कम होती है। जैसे सरकार ने लोन का पेमेंट कर दिया, लोन का पेमेंट करने से फिक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी और असेट्स खरीदने से सरकार के फिक्स असेट्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट को दो हिस्सों में बांटा गया है, बजटरी रिसीप्ट और बजटरी एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर हम उन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो रिसीप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार के पास जो इनकम का सोर्स है जिसे रिसीप्ट कहते हैं, ये दो हिस्सों में होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार के पास आय का स्रोत जिसे हम रिसीप्ट कहते हैं। It has been the traditional source of income of the government. Another source of income of the government has emerged in the present century. The government has started to participate directly in the production process. It has opened its own industry
विच आर कॉल्ड पब्लिक इंडस्ट्री, इंडियन रेलवे, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेट, इंडियन एयरलाइंस, ये सब वो एग्जांपल हैं जो सरकार के रेवेन्यू को जनरेट करते हैं. देयर इज़ अनदर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव्ड. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गेट ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड. सरकार को बाहर से भी पैसा आता है. ऑल दीज सोर्स आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव्ड. रेवेन्यू रिसीव्ड दो हिस्सों में बढ़ता है, टैक्स और नॉन टैक्स. टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? सरकार लोगों पर टैक्स लगाती है, ऐसा अमाउंट जो पब्लिक को पे करना ही होता है. टैक्स मीन्स, व्हाट इज़ मीन्ड बाय टैक्स? इट इज़ लीगली कंपलसरी पेमेंट लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक. सरकार के द्वारा जनता पर लगाया जाने वाला कानूनी रूप से अनिवार्य भुगतान टैक्स कहलाता है. इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दोज हु रिसीव इनकम, लाइक वी गेट इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, बेनिफिट. जी, सरकार इनकम टैक्स चार्ज करती है जो लोग कमाते हैं, जैसे सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, किराए के रूप में, ब्याज के रूप में और बिजनेस प्रोफेशन के रूप में. तो सरकार उनसे इनकम टैक्स लेती है. जीएसटी इज़ लेविड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी लगाती है. नो सर्विस गिवन बाय गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ टैक्स. इसके बदले में सरकार आपको कोई सेवाएं नहीं देती है. इफ़ एनी पर्सन फेल टू पे टैक्स, पेनल्टी लेविड ऑन दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन. अगर कोई कर का पैसा नहीं चुकाता है तो सरकार उस पर पेनल्टी चार्ज करती है. अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनको आगे समझते हैं हम थोड़ा. तो डायरेक्ट टैक्स वो है जो टैक्स पेयर को सीधे सीधे गवर्नमेंट को देना होता है, यानी बीच में कोई नहीं. सरकार ने आप पर टैक्स लगाया, आपने टैक्स सरकार को जमा कर दिया. इस टैक्स की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, यानी आप पर चार्ज हुआ है और आपको ही देना पड़ेगा. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगाती है बिजनेस या सर्विस सेक्टर पर, और बिजनेस और सर्विस टैक्स सेक्टर वो चार्ज कर लेता है टैक्स पेयर से, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, सरकार वो उनसे रिकवरी कर लेते हैं और उस रिकवरी को फिर बिजनेस और सर्विस सेक्टर सरकार को देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ पर आपका जब बिल आता है तो उसमें सर्विस टैक्स लगा होता है, जीएसटी. तो जीएसटी लगा किस पर है? बिजनेस पर. जीएसटी का पैसा किससे चार्ज किया गया? क्लाइंट से. तो यानी आपने जीएसटी के पैसे किसको दिए? रेस्टोरेंट को. रेस्टोरेंट ने वो पैसा कलेक्ट करके किसको दिया? सरकार को. यानी लगा किसी और पर, दिया किसी और ने. इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. इसकी रिकवरी पॉसिबल है. डायरेक्ट टैक्स क्या कहते हैं? उस टैक्स को कहते हैं जिसमें टैक्स और टैक्स लाइबिलिटी का बर्डन पर्सन पर पड़ता है, असेसी पर पड़ता है. यानी कि कर का पेमेंट करने वाला और कर का बर्डन उठाने वाला पर्सन एक ही होता है, यानी जिस पर टैक्स लगा उसी को ही देना है. ऐसे टैक्स को हम किसी दूसरे पर नहीं, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. इस तरह का टैक्स सरकार जो सीधे असेसी होते हैं उन्हीं से वसूल करती है और उन्हीं पर इस टैक्स का बर्डन पड़ता है. जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स. ये टैक्स आप पर ही चार्ज होंगे, यानी एसएससी पर ही चार्ज होते हैं, और एसएससी यानी टैक्स पेयर पर, और उसी को ही पे करने होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें लाइबिलिटी एक पर्सन पर होती है लेकिन पेमेंट करने का भार किसी और पर पड़ता है. यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान कोई एक व्यक्ति करता है और यह राशि किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल कर उस व्यक्ति पर उसका भार डाल दिया जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बिल पे किया, टैक्स लगा रेस्टोरेंट पर, पे आपने किया टैक्स, रेस्टोरेंट ने कलेक्ट किया और सरकार को जमा कर दिया. तो इस तरीके से ये वो टैक्स होता है जिसमें एक व्यक्ति कर का बर्डन उठाता है और दूसरा व्यक्ति उसे पे करता है. फॉर एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और वैट. इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को हम आसान से समझ सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये गवर्नमेंट बजट, उसके कंपोनेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ बजट समझ में आए होंगे. अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.